Hello students, so today we will start our next chapter of physics, chapter number 9, mechanical property of solid. So in this chapter we have to discuss about the various property of the solid. So in this chapter we'll discuss about the elastic and plastic behavior of a solid. In this chapter we will discuss about the elastic and plastic behavior of the solid. Means in this chapter we have to discuss about the solid various property. So we will start that elastic behavior of a solid. So as we all know that in solid atoms and molecule are closely spaced, due to which the intermolecular forces of attraction or intermolecular forces are maximum in case of solid. So before going to start the elastic behavior of a solid, we have to discuss about the two type of forces. One is deforming force, another is restoring force. So as it is clear from the name, deforming force. सो डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स ऐसा कोई भी फोर्स जिसकी वजह से किसी भी सॉलिड की शेप में चेंज आएगा, मीन्स अ फोर्स ड्यू टू विच द शेप एंड द कन्फिग्रेशन ऑफ द बॉडी चेंजेस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स. और उसके बाद एक यहाँ पे लिखा हुआ रिस्टोरिंग फोर्स. अब रिस्टोरिंग फोर्स आपका वो फोर्स होगा जब हम किसी भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे एक फोर्स डिवेलप होगा दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी शेप को रीगेन करेगी. The force responsible to bring the body to its original configuration is called restoring force. और deforming force हमको ये कह सकते हैं the force act on a body due to which its shape deforms. अब इसको समझना है, हमने एग्जाम्पल समझना है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ स्प्रिंग, हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लिया. क्लियर, दिस इज एन स्प्रिंग. सो वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट स्प्रिंग, वी से दैट दिस फोर्स इज एफ. So due to that force the spring stretch, spring क्या हो गया, stretch हो गया. So due to that force there is a deform in the shape of spring. So this force is known as deforming force. So when we remove that force, when this F is removed, we see that the spring again regain its shape. So this force F, due to which the spring regain its original shape, कन्फिग्रेशन और साइज, दैट फोर्स इज सेड टू बी रिस्टोरिंग फोर्स. मीन्स बॉडी के ऊपर दो तरह के फोर्स होगा. एक एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी की शेप चेंज होगी. शेप मतलब उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है. क्लियर, उसको हम बोल लेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स. और जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होगा तो बॉडी के इलास्टिक बिहेवियर की वजह से तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन करेगी. तो बॉडी जिस वजह से शेप को रीगेन करती है उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब अपना नेक्स्ट जो टर्म है वो इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि जैसे हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था तो इसकी शेप में चेंज आया था. जैसे ही हमने उस फोर्स को रिमूव किया बॉडी ने अपनी शेप को रीगेन कर लिया. तो इलास्टिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बाय वर्च्यू विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव. तो इलास्टिसिटी है जो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप को, साइज को, कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेती है जब हम किसी भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं. उसके बाद अगला टर्म आप कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. अब किसी बॉडी को हम परफेक्टली इलास्टिक तब कहेंगे अगर वो अपनी वही की वही शेप को कंप्लीटली रीगेन कर लेती है. अब वही की वही का शेप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई बॉडी ली, ये कोई बॉडी ली मैंने, तो इट्स लेंथ वी से दैट 6 सेंटीमीटर. सो इसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, ड्यू टू दैट फोर्स इट्स लेंथ बिकम 7 सेंटीमीटर. सो व्हेन दिस फोर्स एफ इज रिमूव्ड, तो जब इस शेप रिमूव कर दिया अगर वो बॉडी फिर से 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी तो उसको हम बोल लेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. बट एक्चुअल में यूनिवर्स के अंदर कोई भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती. जब भी किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो जैसे ही वो फोर्स रिमूव होता है बॉडी अपनी शेप को दोबारा से रीगेन नहीं करती जो पहले थी. लेकिन कुछ नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी आपकी हैं, उसमें एक एग्जाम्पल याद रखना आपने, दैट इज क्वार्ट्ज फाइबर. तो क्वार्ट्ज फाइबर एक ऐसा सब्सटेंस है जो नियरली परफेक्टली इलास्टिक है. तो जैसे हमने इलास्टिसिटी पढ़ी ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आपकी है प्लास्टिसिटी, दैट इज रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी. द इलास्टिसिटी मीन्स द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड कन्फिग्रेशन. अब प्लास्टिसिटी का मतलब है कि ऐसी कोई बॉडी जो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन नहीं करती, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी.
सो द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म मतलब अपना वही साइज, अपनी वही शेप, वही कन्फिगरेशन को अगर वो रीगेन नहीं करती तो उस बॉडी को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी। तो इसके बेसिस पे जो आपकी नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज लिंक इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट टर्म इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपका क्या है? तो स्ट्रेस आपका है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी बॉडी के कितने एरिया के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है। और हमें पता है जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होगा उतना ही आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। मींस वी कैन से दैट कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स के। मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस आपका है फोर्स per unit area. Which force? That force is deforming force which we applied from external. So this is said to be external deforming force. This is your stress. So next we will discuss about the various type of stresses. So next आपका है type of stresses. So the first stress is normal stress. अब नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब यह है बेटा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस, स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट और एरिया, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जब वो फोर्स आपका परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे एक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कि अगर हमने क्या ले लिया कि ये कोई बॉडी ले ली, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी। अब इस बॉडी का जो ये सरफेस था, दिस सरफेस, अगर इस सरफेस के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करे, ऊपर की तरफ करे, नीचे की तरफ एक्ट करे, तो इस स्ट्रेस को हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? स्ट्रेस वी ऑल नो डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। विच फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब वो डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे एक्ट करेगा? व्हेन दैट फोर्स एक्ट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस द स्ट्रेस इज सेड टू बी नॉर्मल। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो दो तरह के, टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव को हम समझते हैं क्या है आपका, कि व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड व्हाट इज कंप्रेसिव। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द टेंसाइल। हमने क्या लिया कि कोई बॉडी ली, दिस इज एन बॉडी, क्लियर। इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स कैसे अप्लाई किया? वी अप्लाई अ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसिस। तो हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया और यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया। तो अगर इस बॉडी की लेंथ पहले एल थी, क्या थी पहले इसकी लेंथ? एल, क्लियर। और ड्यू टू दैट फोर्स इसकी लेंथ जो अब हो गई वो बढ़ गई पहले से, क्लियर। तो यहाँ पे एक फोर्स लगा था, इस फोर्स की वजह लेंथ बढ़ गई। तो अब हमने कह दिया कि जो ये लेंथ है ये लेंथ आपकी होगी एल प्लस डेल्टा एल, क्लियर। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विच की बॉडी की लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो उसको हम बोलेंगे टेंसाइल। वही बात होगी, फोर्स एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट टेंसाइल का मतलब है कि लेंथ में इंक्रीज होना चाहिए। अब सिंपली हमने क्या किया, अब कंप्रेसिव इसका उल्टा होगा। कंप्रेसिव में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ये बॉडी ली है, क्लियर, दिस इज एन बॉडी, ये कोई बॉडी थी, हमने इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया। सो अगर इसकी लेंथ पहले एल थी, क्लियर। अब ये फोर्स था जो पहले इसको हम स्ट्रेच करते हैं, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो हमने कह दिया कि जो ये लेंथ थी अब ये रह गई, अब मीन्स ये शेप उसकी ये बन गई। अब तो अगर ये फोर्स के लिए पहले यहाँ पे लेंथ एल थी तो अब लेंथ आ गई एल माइनस डेल्टा एल। तो उस तरह की हम स्ट्रेस को हम बोल रहे हैं कंप्रेसिव। फोर्स इसमें भी एक्ट करेगा परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, बट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर कि इन दैट केस, इन केस ऑफ कंप्रेसिव जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगी, इन केस ऑफ टेंसाइल जो लेंथ है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब चलते हैं नंबर 2 के ऊपर, टाइप ऑफ स्ट्रेस के नंबर 2। नंबर 2 मीन्स टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो अभी तक हमने कहा था कि अगर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस है वो। तो जब आपका फोर्स अलोंग द टेंजेंट एक्ट करे टू द सरफेस, तो व्हेन द फोर्स एक्ट along the tangent to the surface। जब कभी कोई फोर्स किसी सरफेस के along द टेंजेंट एक्ट करेगा तो उस तरह की हम स्ट्रेस को बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। अब सिंपल सी बात है बेटा, स्ट्रेस कोई भी है, एनी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस है वो आपका है फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है उसके बिहाफ पे हमने इसको अलग अलग नाम दे दिए। नॉर्मल में परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, टेंजेंशियल में कैसे एक्ट करेगा? अलोंग द टेंजेंट। अब अलोंग द टेंजेंट का अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि ये कोई भी आपकी बॉडी थी, क्लियर। हमने इस बॉडी के इस सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स।
अब जो इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स एक्ट अलोंग द टेंजेंट, वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। तो जब फोर्स आपका टेंजेंशियली एक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे टेंसाइल। अब नेक्स्ट आपकी जो स्ट्रेस है वो बल्क। अब बल्क का मतलब क्या है? बल्क को कहीं कहीं बार हम हाइड्रोलिक भी कह देते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस का कहने का रीजन इसका ये है कि बल्क स्ट्रेस कैन आल्सो नोन वॉल्यूम स्ट्रेस और द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब है बेटा, यहाँ पे आपकी बात होगी फ्लूइड की। किसकी बात होगी? फ्लूइड की। क्लियर? इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब ये है, इन दैट केस बल्क में भी फिर से वही फोर्स एक्ट करेगा परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, बट रीजन यहाँ पे होगा कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, इसकी वॉल्यूम वी नॉट थी, तो दैट ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन एनी लिक्विड। इसको हम किसी लिक्विड में लेके चले गए, तो इसको हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, तो वी ऑल नो दैट फ्रॉम द पास्कल लॉ कि जो लिक्विड है वो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करवाएगा ऐसे। तो ड्यू टू दैट फोर्स इसकी वॉल्यूम क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ फ्लूइड, फ्लूइड क्या हो सकता है? वो आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। द फ्लूइड exert force on the surface of the object. As a result of this, the volume of the object decreases and the object under the stress, and this stress is known as bulk stress, volume stress और hydraulic stress. अगेन जो आपकी फोर्स एक्ट करेगा वो तो परपेंडिकुलरली ही एक्ट करना है। मींस अगर ये कोई बॉडी है तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा जब इसको फ्लूइड में डालेंगे, दैट फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बट पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट कि ड्यू टू दीज फोर्सेज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज बल्क स्ट्रेस। मींस बल्क मतलब फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर लेके जाएंगे, उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो आपकी आ जाती है स्ट्रेन इन दिस चैप्टर। अब स्ट्रेन का मीनिंग होता है चेंज इन द कन्फिग्रेशन टू द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। अब चेंज कन्फिग्रेशन मतलब क्या था कि मान लो किसी की लेंथ थी पहले एल, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट था, अगर उसकी लेंथ पहले एल थी, क्लियर, हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, हमने क्या अप्लाई कर दिया? फोर्स अप्लाई कर दिया और उसकी लेंथ बन गई एल प्लस डेल्टा एल। तो ये कौन सी है? ये है चेंज इन कन्फिग्रेशन और ये है ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो जब हम इनकी रेशो निकालेंगे तो चेंज इन लेंथ कितना? डेल्टा एल, ओरिजिनल क्या? एल। तो ये टर्म आपकी जो बनेगी इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन द कन्फिग्रेशन टू दी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। अब ये शेप हो सकती है, लेंथ हो सकती है और वॉल्यूम हो सकती है। तो इसी के भी बेसिस पे हमने इसके तीन टाइप हैं। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि जब लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी तो वो कौन सी स्ट्रेस होगी? तो वो आप सॉरी कौन सी स्ट्रेन होगी? वो होगी लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल हमने थोड़ी देर पहले लिख दिया, तो ये जो आपकी स्ट्रेन है ये है लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर आपने डिफाइन कर दो क्या है? चेंज इन द लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, मीन्स द रेशो ऑफ द चेंज एंड कन्फिग्रेशन कौन सी? अब लेंथ, तो चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप खुद समझ सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? द रेशो ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वही बात है, अगर पहले वॉल्यूम क्या थी? वी थी, क्लियर, हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से जो आपकी वॉल्यूम होगी दैट इज वी प्लस डेल्टा वी, क्लियर। तो जब हम v प्लस डेल्टा वी करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा v अपॉन में v, तो दिस इज नोन एज वॉल्यूम। अब नेक्स्ट आपका आता है शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन तब होगी जब आपका फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द टेंजेंट, मींस शेयर स्ट्रेन कम्स इन द एग्जिस्टेंस व्हेन देयर इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेन तब रोल प्ले में आएगी जब आपकी जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगी। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एक डायग्राम बना रखा है, उसको समझना ध्यान से कि ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसके ABCD हमने नाम दिया हुआ है। हमने इसके अलोंग एक फोर्स एक्ट कराया, इसके अलोंग एक फोर्स एक्ट कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो CD फेस है, अब जो फेस AB था ये फिक्स था, दिस फेस इज फिक्स, दिस फेस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है आपका, ये फिक्स रहा, लेकिन ये फेस था जो आगे स्लाइड कर गया, क्लियर। हमने कह दिया कि जो इसकी लेंथ थी L थी, तो ये L होगा। तो दिस थीटा इज नोन एज स्टेयर स्ट्रेन। अब ये थीटा है, हमने कह दिया कि जो इसकी मूवमेंट हुई है, जो चेंज आया है, ये x इधर चला गया, क्लियर। ये लेंथ L थी और ये आपका है 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ से निकाला टेन थीटा। क्या निकाला? टेन थीटा। तो यहाँ से जो टेन थीटा आएगा अगर उसको हम निकालते हैं, दिस टेन थीटा यू कैन इजिली फाइंड फ्रॉम द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो, तो ये आएगा आपका x/L। तो हम कह देते हैं कि ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम थीटा को, टेन को नेगलेक्ट कर देते, तो थीटा आपका आ गया x/L। तो ये थीटा आपका है, ये थीटा आपका जो है ये आपका है शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन क्या होगी?
दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी इज अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस। और मैंने वही बता दिया कि शेयर स्ट्रेन तब प्रोड्यूस होगी जब बॉडी किसके अंडर होगी, टेंसाइल स्ट्रेस के अंडर होगी, मीन्स जब फोर्स आपका अलोंग द टेंजेंट एक्ट करेगा। क्लियर। सो द एंगल थीटा थ्रू विच द फेस ऑफ अ बॉडी ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू अ फिक्स फेस इज टर्न्ड। अब सिंपल बात है कि जो पहले था आपका फेस वो यहाँ पे था। क्लियर। हमने फोर्स अप्लाई किया, ये फेस यहाँ पे चला गया, कि जो ओरिजिनल इसकी थी और कितना वो टर्न कर गया, तो ये थीटा जो होगा, इस थीटा को हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन का मतलब है द एंगल थ्रू विच द फेस ऑफ बॉडी ओरिजिनली परपेंडिकुलर था। अब ये ओरिजिनली क्या था, परपेंडिकुलर था किसके, सरफेस के, और इन दोनों फोर्स की वजह से ये कहां चला गया, ये चला गया एडी। क्लियर। ये कहां चला गया आपका, एडी पे चला गया। तो जो हमारी वैल्यू बनी हुई, थ्रू विच द फेस ऑफ बॉडी ओरिजिनली परपेंडिकुलर द फिक्स फेस इज टर्न्ड व्हेन अंडर द शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये जो फेस आपका यहाँ पे था, ड्यू टू दैट दीज फोर्सेस, वो आपका यहाँ पे चला गया। तो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और ये आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोल लेंगे शेयर स्ट्रेन। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड इट। इफ एनी डाउट यू विल आस्क इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल क्लियर योर डाउट। है कुछ नहीं है, शेयर स्ट्रेन तब आएगी जब टेंशनल स्ट्रेस होगी। टेंशनल स्ट्रेस मतलब जब आपका फोर्स अलोंग द टेंजेंट एक्ट करेगा। तो ये कोई ए बी सी डी कोई ऑब्जेक्ट था, तो इसका जो ए बी फेस था वो फिक्स था, उसकी पहले जो ए डी की ओरिजिनल पोजीशन थी वो ये थी। ये दोनों फोर्स एक्ट किए, जो ए डी आपका यहाँ पे चला गया। तो व्हाट इज शेयर स्ट्रेन, ये एंगल है बेटा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन और कितनी एंगल से वो टर्न हुआ है। तो ये ए डी यहाँ पे टर्न हो गया, तो ये आपकी बन गई शेयर स्ट्रेन। तो दिस इज योर शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हुक लॉ। अब जो नेक्स्ट आपका है वो हुक लॉ। एक्चुअली बेटा हुक लॉ कुछ नहीं है, हुक लॉ आपका है रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हुक लॉ स्टेट दैट कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, तो हम यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू आई वो होगी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की। तो हुक लॉ स्टेट दैट कि जो स्ट्रेस है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। क्लियर। दिस इज योर हुक लॉ। अब वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन, दिस इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका पेपर के अंदर 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन बनता है। प्लॉट द वेरिएशन और प्लॉट द ग्राफ फॉर द वेरिएशन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। क्लियर। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने कोई बॉडी ले ली, ये कोई बॉडी थी, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी बॉडी हैविंग लेंथ। हमने इसके ऊपर कोई लोड अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया, लोड। जैसे इसके ऊपर लोड अटैच करेगा स्ट्रेच करेगी। तो हमने क्या पॉइंट नोट किया यहाँ पे कि अप टू पॉइंट ए, कि पॉइंट ए तक आपकी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जब हम पॉइंट ए तक इस बॉडी को खींचते हैं, तो ए बॉडी तक हम क्या देखते हैं, जितनी हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं उतनी हम स्ट्रेन बढ़ती है। तो जो पॉइंट ए है इन दिस ग्राफ इज प्रोपोर्शनल लिमिट। वो कौन सी लिमिट है, प्रोपोर्शनल, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वी विल रिमूव वी वी ऐड ओ मोर लोड, हमने और लोड बढ़ा दिया यहाँ पे। जब हम और लोड बढ़ाते हैं तो आपकी जो वायर थी या जो बॉडी थी वो ए के बाद बी तक स्ट्रेच होगी। अब बी के बाद जब हम इस लोड को हटा देते हैं, बॉडी अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर लेती है। तो जो पॉइंट बी है वो इलास्टिक लिमिट है। जो बी पॉइंट है वो कौन सी लिमिट है, इलास्टिक। क्यों कि हमने इसको बी तक खींचा, जब बी से हम इस लोड को रिमूव करते हैं, व्हेन दिस लोड इज रिमूव्ड द बॉडी रीगेन शेप, तो दिस इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। लेकिन जब इसी बॉडी को हम सी तक खींच दिया और लोड बढ़ा के, तो जब सी तक जाता है हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बॉडी अपनी शेप को रीगेन नहीं करती। मतलब जो उसकी शेप है फिक्स हो जाती है। मान लो उसकी लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर थी, हमने खींचा 12 हो गई, छोड़ दिया, फिर से 10 आ गई, लेकिन फिर हमने 15 तक उसको खींच दिया, लेकिन अब वो दोबारा से 10 के ऊपर नहीं आती। इसका मतलब जो पॉइंट सी है वो आपका आ गया परमानेंट सेट, कि बॉडी की जो शेप है वो परमानेंट फिक्स होगी। तो उसके बाद हम खींचते गए खींचते गए खींचते गए, और हमने आगे जाके देखा इस लोड को बढ़ाते गए, जब हम डी पॉइंट पे पहुंचे, ये जो तार थी ये ब्रेक हो गई, टूट गई। जब ये तार टूट गई, इसका मतलब जो डी पॉइंट है वो आपका आ गया फ्रैक्चर पॉइंट। क्या आ गया आपका, वो फ्रैक्चर पॉइंट। अब यहाँ से 2 डेफिनेशन बनेगी, उनको ध्यान से देखना है, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। तो जो आपका सी से लेके डी तक का रीजन है, दिस रीजन फ्रॉम सी टू डी, दिस रीजन सी से डी तक का रीजन जो आपका है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको हम, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये क्या है, कि आपको सिंपल सी बात समझनी है। क्या है कि फॉर एग्जांपल कि ये कोई वायर थी, इसको हमने खींचना शुरू कर दिया,
ये खींचते गए खींचते खींचते गए, यहाँ पे आकर इसके आगे फ्रैक्चर पॉइंट आया, और यहाँ पे आके इसका सी जो था ये इसकी परमानेंट सेट था। तो सी से लेकर डी तक की हमने लेंथ देखनी है। मान लो ये लेंथ इतनी है, हमने एक दूसरी बॉडी ली, क्लियर, ये यहाँ तक खींचा, ये इसका सी पॉइंट था और यहीं पे इसका डी पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉडी का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बड़ी होगी, वो बॉडी आपकी होगी डक्टाइल। डक्टाइल मतलब वो खींचते जाओगे खींचते जाओगे खींचते जाओगे खींचते जाओगे, वो टूटेंगी नहीं। अगर वो टूट नहीं रही हैं ज़्यादा खींचने के बाद, तो उसको हम बोल लेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज लार्ज। बट इफ एनी बॉडी इज स्ट्रेच्ड एंड इट विल ब्रेक डाउन आफ्टर स्ट्रेचिंग वेरी स्मॉल, तो दैट मीन्स कि जो उसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, क्या उसकी जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो स्मॉल है। तो अब यहाँ पे दो तरह के मटेरियल बनेंगे, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल वो होंगे जिनको खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, वो बहुत ही खींचने के बाद कहीं जाके टूटेंगे। तो अगर वो कहीं जाके टूट रहे हैं, इसका मतलब उनकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बड़ी है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जिनको हम थोड़ा सा ही खींचते हैं वो टूट जाते हैं, उन मटेरियल को बोलेंगे ब्रिटल। तो दिस आर टू टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये आपका टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, इसको समझना है क्या था आपका। आगे आता है आपका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी आपके क्या है, एक्चुअल में जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है वो रेशो है बेटा। जो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी है वो रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। अब हम वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस और वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेन की अकॉर्डिंग उनके नाम को हमने चेंज कर दिया। तो पहला जो मॉडल आपका है वो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसको वाई से लिखेंगे। दूसरा आपका बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम के से लिखेंगे। और तीसरा आपका मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम न्यू से लिखेंगे। बट फ्रॉम दिस ईयर दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने कहा था कि कोई भी मॉडल्स है, कोई भी आपका मॉडल्स है, चाहे वो यंग है, चाहे बल्क है, चाहे आपका शेयर है, एवरी मॉडल्स is the ratio of stress and strain. But we know that कि there is a 3 type of stress and there is a 3 type of strain. So on the basis of 3 type of stress and on the basis of 3 type of strain, these models are classified into 3 categories. तो पहला जो आपका है वो young models of elasticity. अब young models of elasticity वो क्या है बेटा, वो रेशियो है टेंसाइल स्ट्रेस टू द longitudinal strain. अब मैंने वही कहा था, इट इज रिप्रेजेंट बाय y, इसको y से लिखेंगे। है तो किसकी रेशियो है, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस टू द स्ट्रेन की रेशियो है, बट स्ट्रेस कौन सी है, टेंसाइल है, और स्ट्रेन कौन सी है, वो है लॉन्गिट्यूडनल। तो इससे हमने इसको समझना है। अब समझना कैसे कि ये कोई आपकी वायर थी जिसकी लेंथ एल है, हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, ड्यू टू दैट फोर्स इस लेंथ इंक्रीज डेल्टा एल। तो जो नई लेंथ बनेगी इसकी, ये दिस नई लेंथ जो बनी है, दैट इज एल प्लस डेल्टा एल। तो अब हमने क्या करना है, स्ट्रेस निकालने। तो वी नो दैट एवरी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस आपकी है, एवरी स्ट्रेस इज रिटन एज फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर। बट हेयर जो आपकी स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हमने देखना कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूड मतलब लेंथ, तो लेंथ से अगर बात करेंगे तो वो बनेगी डेल्टा एल बाई एल। तो सिंपली हमने इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। तो जो आपका y आएगा, दैट y कम्स आउट टू बी फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाई एल। तो इस वैल्यू को हम जब रेसिप्रोकल करें तो बन जाएगा f बाई ए इंटू में l डिवाइड बाय डेल्टा एल, क्लियर। तो अब हमारी जो वैल्यू आगे होगी f डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय ए इंटू में डेल्टा एल। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो। तो वी नो दैट कि हमने जो ये वेट यहाँ पे हैंग किया है, इसका मास अगर m है, और वी नो दैट एवरी बॉडी विच इज हैंग एक्ट अ ग्रेविटी g, तो जो इसका वेट होगा वो होगा वेट इज इक्वल टू फोर्स। तो जो वेट हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा फोर्स के इक्वल। तो यहाँ से इस f की जो वैल्यू आएगी इसको हम mg लिख सकते हैं, mgl डिवाइड बाई डेल्टा एल। अब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस, कोई भी वायर होगी उसकी शेप बेटा सिलेंड्रिकल शेप होगी। हर एक वायर, जैसे ये पेन है, ये पेन को अगर आप देख रहे हो ध्यान से, इसकी शेप का होगा, हर एक आगे से सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा आगे से, वो सिलेंड्रिकल। अगर आगे से वो सिलेंड्रिकल है तो उसका जो एरिया होगा, अगर इसकी रेडियस आर है, क्या इसकी रेडियस, तो इसका आर एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका जो ये फॉर्मूला बन गया आपका एम जी एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो दिस मॉडल इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इसकी हम यूनिट निकालना चाहते हैं तो बेटा वी नो दैट जो स्ट्रेन आपकी है, स्ट्रेन यूनिटलेस होती है। क्या है, यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस, कोई भी स्ट्रेन है अगर हम करते हैं डेल्टा एल बाई एल, तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, दोनों लेंथ है तो मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होगी वो बिल्कुल सेम होगी, किसकी तरह, स्ट्रेस की तरह होगी, क्लियर। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो ये था आपका यंग मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी विच इज नोन एज बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो नेक्स्ट आपका था वो है बल्क मॉडल इलास्टिसिटी। फिर से वही कोई भी मॉडल है बेटा वो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, लेकिन हमने समझा कौन सी स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन। तो द बल्क मॉडल इलास्टिसिटी इज रिप्रेजेंट बाय के, इसको हम के से लिखते हैं। अब ये कौन सी स्ट्रेस और कौन सी स्ट्रेन की रेशियो है, तो बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन की रेशियो है। तो अगर हम बल्क स्ट्रेस की बात करते हैं तो बल्क स्ट्रेस का मतलब था कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ फ्लूइड, तो ड्यू टू दैट द फोर्स इज एक्ट ऑन द फ्लूइड परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, उसकी वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। तो कोई भी स्ट्रेस है वो तो होगी फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको हमने लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हमने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसकी वॉल्यूम पहले वी थी, हमने इसको किसी फ्लूइड में डाल दिया, व्हेन दिस इट इज एडेड इनटू अ फ्लूइड द फोर्स इज एक्ट ऑन द फ्लूइड, सॉरी द फोर्स ऑफ फ्लूइड एक्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू दैट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो अब इसकी वॉल्यूम ये आ गई भाई, पहले इसकी वॉल्यूम वी थी, अब इसकी डिक्रीज डेल्टा वी हुई। तो हम कहते हैं व्हाट इज स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो वॉल्यूम स्ट्रेन होगी वो आपकी आएगी माइनस के डेल्टा वी बाई वी। अब ये माइनस का इसलिए आया बेटा ड्यू टू डिक्रीज, कि ये वैल्यू जो हुई है डिक्रीज हो गई, मीन्स जो वॉल्यूम है डिक्रीज हो गई। अगर मैं मान लेता हूँ, सिंपल सी बात है कि पहले वॉल्यूम आपकी वी थी, बाद में होगी वी डैश, तो जो चेंज आएगा वो आएगा वी डैश माइनस वी। तो जो वी डैश की वैल्यू है वी माइनस डेल्टा वी। फिर यहाँ से जब मैं वी लिखूंगा तो ये v के साथ v आपका कैंसिल हो गया, तो चेंज आपका गया माइनस के डेल्टा v। दोबारा समझा देता हूँ क्या बोला मैंने, पहले वॉल्यूम v थी, बाद में v डैश, तो चेंज क्या v डैश माइनस v। तो v डैश की वैल्यू क्या है v माइनस डेल्टा v, तो v माइनस डेल्टा v लिखा माइनस v, तो कट गया, तो आपका डेल्टा v आ गया माइनस का। तो जो स्ट्रेन आएगी आपकी वॉल्यूम वो आएगी माइनस के डेल्टा v अपॉन में v। क्लियर। अब अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं तो जो ये बल्क स्ट्रेस था फोर्स अपॉन एरिया। अब सिंपल सी बात है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालते हैं तो उसके ऊपर जो फ्लूइड प्रेशर डालता है, तो दिस स्ट्रेस बल्क स्ट्रेस कैन आल्सो बी रिटन एज प्रेशर। वैसे फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर ही होता है आपका, लेकिन बल्क के केस में इसको प्रेशर लिख सकते हैं। तो जो आपका के आएगा यहाँ से, के मीन्स बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपका आ जाएगा पी डिवाइड बाई ए, सॉरी पी डिवाइड बाय डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। तो जो पी के साथ वी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा वी का आएगा नीचे, और दिस इज ऑफ माइनस, ये किसका आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा भाई। तो ये था आपका नेगेटिव साइन शो दैट इंक्रीज इन द प्रेशर कोज डिक्रीज इन द वॉल्यूम। इसका मतलब ये बेटा जो नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि जैसे जैसे ये प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट हेयर कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर द वॉल्यूम डिक्रीजेज, जो वॉल्यूम आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है उसको हम लिखते हैं क्या है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। अब जो कंप्रेसिबिलिटी है इट इज रिटन बाय बी, इसको हम बी से लिखते हैं। एक्चुअल में द कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर, बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है वो उल्टा है किसका, बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी का। तो अगर हमारा के था बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया था, तो जो बी होगा दैट इज 1 अपॉन के। तो जो बी की वैल्यू होगी वो आपकी 1 अपॉन के होगी। क्लियर। अब जो बल्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की हमने यूनिट निकाली थी, है तो वही है बेटा, है तो बल्क मॉडल है या कोई भी मॉडल है, यूनिट तो उसकी स्ट्रेस वाली होगी, तो उसकी थी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम इसकी यूनिट निकालते हैं कंप्रेसिबिलिटी की तो इसका उल्टा कर देंगे, तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन। तो यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जो नेक्स्ट फेरो मॉडल इलास्टिसिटी था वो इस साल के लिए सिलेबस से कट चुका है। क्लियर। इसके बाद आपका एक दो टॉपिक है जो आपका प्लास्टिक, इलास्टिक आफ्टर प्लास्टिक, ये एक दो टॉपिक थे। इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, तो एक ये आपका इसका लास्ट टॉपिक था। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को देखने के बाद होगा तो एक दो टॉपिक इसके बाद एक वीडियो और डाल देंगे जिसके अंदर आपके दो टॉपिक होंगे, उनको हम कवर अप कर लेंगे।
तो अप टू हेयर यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन योर फेयर नोटबुक। जब भी हम स्कूल में मिलेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए आपकी फेयर नोटबुक के ऊपर। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद एट द एंड अपना नेम और अपना सेक्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू विल मैसेज मी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्लियर द डाउट। सो थैंक यू। दिस इज ओवर फॉर टुडे।